नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसी चल रही है तैयारी, कमेंट करके बताइएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है क्योंकि परीक्षाएं अब पास हैं, तो ऐसे में अपनी गति को आप बढ़ाइए। और वीडियो तो डेली पढ़ ही रहा है और पीछे भी वीडियो तमाम पढ़े ही हुए हैं, चाहे वो यूपी स्पेशल की पूरी कंप्लीट सीरीज हो चुकी है, करंट अफेयर्स का हो गया है, और कुछ करंट अफेयर्स अभी आएंगे, वो त्योहारों के समय में है तो, लेकिन वो भी तो आपके पीटी के लिए उपयोगी है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो वो जाके देख लें। महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला तो जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको विश्वास मानिए कि अगर कुछ भी ना देख पाइए तो उसको जरूर देख लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे 2 4 6 क्वेश्चन से उनका रिजल्ट रुकता है, तो वो 10 वीडियो जाके देख लें, और 1 2 और हम लाएंगे, बस उतने से ही उनका जो बॉर्डर लाइन वाला चक्कर है वो समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सा वीडियो पीछे गया है, पॉलिटी की चीजें खत्म हो गई हैं, ज्योग्राफी का आज हमारा ये तीसरा क्लास है, हिस्ट्री का करीब 19 20 क्लास हो गया है। तो यदि आप इस सबको रोज देखते रहेंगे, और कितना देखना, 40 मिनट सुबह दे दीजिए, सुबह 9 बजे, और 40 45 मिनट जो है शाम को दे दीजिए 5 बजे। तो 1.5 घंटे में आपकी कितनी चीजें तैयार हो जा रही हैं, और रिवीजन भी हो जा रहा है। और उसके बाद तो पूरा दिन पड़ा है कि आप अपने जो भी आपकी गतिविधियां हैं उसको आप करते रहिए। तो इसमें जो है, जो आज का हमारा तीसरा लेक्चर है ज्योग्राफी का, इसमें उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश देखेंगे, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियों की चर्चा करेंगे, घाटियों की चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना के बैठिएगा और कोशिश करिएगा कि मैप में जो भी हम पॉइंट यहाँ बोल रहे हैं उसको मैप से रिलेट करने का प्रयास करिएगा। इसी समय 2 3 4 क्लास जो स्टार्टिंग की उसको मैप से जुड़ करके चीजों को देखते रहेंगे, तो कभी भी आपकी चीजें गलती नहीं होंगी, और आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो बन जाएगा। क्योंकि नहीं तो अभी क्या है कि आपको रटेंगे फिर भूलेंगे, रटेंगे फिर भूलेंगे। तो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये तो खैर है ही है कि जो हमारा हिमालय है इसमें अभी भी उत्थान हो रहा है, और आप देखेंगे कि अभी भी चीजें जो है इसमें वलन और भ्रंशन हो रही हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक है। तो पश्चिम में जो हिमालय है वो सिंधु नदी तक है, और पूर्व में आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है ये फैला हुआ है। तो ये जो नदियां हैं इसकी सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं। और हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो लगभग 240 किलोमीटर है। अब यहाँ औसत कहा गया है, कहीं कहीं ये चौड़ाई जो है 100 किलोमीटर तक भी रह गई है, और कहीं कहीं ये चौड़ाई थोड़ा सा और ज्यादा हो गई है। लेकिन यदि औसत चौड़ाई देखा जाए तो 240 किलोमीटर है, और 2500 किलोमीटर लंबी है। फैल करके ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। तो हिमालय की संरचना कैसे है, तो ये कुछ ऐसे है, मतलब ऐसे आप देखेंगे ना कि वो चीजें, तो ये एक तरीके से किसका निर्माण कर रहा है, ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है। कौन? हिमालय करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। वही जो मैंने बताया कि भाई कश्मीर में आप देखेंगे तो हिमालय की चौड़ाई कितनी है, वो 400 किलोमीटर है। और अगर वही आप अरुणाचल मतलब पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो इसकी चौड़ाई मात्र जो है कितनी रह जाती है, 150 किलोमीटर रह जाती है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश: जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। ये सब जो क्षेत्र है वो हिमालय रेंज से जो है घिरे हुए हैं। और इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो भारत के इतने राज्यों में हिमालय का जो है वो विस्तार है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। तो जो हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, मतलब कौन, जो कश्मीर उश्मीर वाला जो हिमालय है, तो वहां की अपेक्षा अगर पूर्वी भाग के हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ का हिमालय है, तो वहां की ऊंचाई में जो है बहुत ज्यादा विविधता पाई जाएंगी। मतलब कि कहीं ऊंचा है तो कहीं एकदम नीचा है। लेकिन जो पश्चिमी हिमालय, तो वहां आप देखेंगे तो वहां इतनी विविधता नहीं मिलती है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर, वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है।
और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारा हिमालय है वो 4 क्षेत्रों में है। तो सबसे जो आउटर है, मतलब सबसे जो उधर है, वो ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसका विस्तार कहाँ है, तिब्बत क्षेत्र में है। और उसके बाद जैसे ये लेयर है, तो ये ट्रांस हिमालय है। इसी के बाद कौन सा आता है, वृहद हिमालय, ये वाला, जिसे महान हिमालय या ग्रेट हिमालय कहा जाता है। और इसके बाद आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसे कहा जाता है। उसके बाद वाह या उप हिमालय, मतलब शिवालिक हिमालय आता है। ये 4 लेयर हैं मतलब हिमालय के। और इसी में आप देखेंगे कि कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन दर्रा हुआ, कौन सी घाटियां हुई, कौन सा जो पर्वत है वो किस रेंज में पाया जाता है, मतलब इन चारों में। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है, जो भी पहले मैंने दिखाया है आपको, तो ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान जो है कब हुआ है, तो क्रिटेशियस टर्सरी काल तक हुआ है। और इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। यदि आपसे पूछे कोई कि हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, तो ट्रांस हिमालय है, क्योंकि इसका निर्माण कब हुआ है, तो क्रिटेशियस और टर्सरी युग में हुआ है। और हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान जो है टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें वृहद हिमालय या महान हिमालय है, मतलब ये जो वाला हिमालय, ये वाला महान हिमालय। और हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। तो जो ग्रेट हिमालय है या महान हिमालय है, ये हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण कब हुआ, तो ओलिगोसीन युग में हुआ है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि ग्रेट हिमालय का निर्माण जो होता है वो ओलिगोसीन युग में होता है। इसी तरीके से लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण कब होता है, तो मध्य मायोसीन युग में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो तीसरा जो लेयर है हिमालय का, तो उसका निर्माण मध्य मायोसीन युग में होता है। तथा शिवालिक जो सबसे मतलब एक तरीके से नवीन है और अभी सबसे निचला जो है, तो नवीनतम श्रेणी जो शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। तो हिमालय में सबसे प्राचीन कौन है, ट्रांस हिमालय। सबसे नवीन कौन है, शिवालिक। ये चीजें आप देखिएगा, ये सबसे प्राचीन है और ये सबसे नवीन है। और अगर इसका देखेंगे जो शिवालिक हिमालय सबसे नवीन वाला, तो इसका निर्माण कब हुआ है, प्लायोसीन युग में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार रट लीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं यहां से। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें लगभग 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। किसमें, तो हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला, जिसे महान या आंतरिक हिमालय, वही जो ग्रेट हिमालय है। तो ग्रेट हिमालय में क्या है कि इसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एवरेस्ट कहाँ है, तो एवरेस्ट हमेशा कहाँ होगा, तो वो ग्रेट हिमालय में स्थित होगा। तो चीजें क्लियर हो रही हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की, देखिए आ भी गया कि महान हिमालय मतलब जो ग्रेट हिमालय है, मतलब ये वाली जो चीजें हैं, इसी में क्या है, तो इसी में हमारा एवरेस्ट है। और हिमालय की महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो जो एवरेस्ट है वो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसी तरीके से कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तिस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। तो जो कंचनजंगा है वो पूर्व में तिस्ता और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। तो कंचनजंगा की अवस्थिति कहाँ है, पूर्वी नेपाल, और जो भारत का हमारा सिक्किम है तो उसकी सीमा पर ये है। और अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति जो है उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। तो ये सब जो चोटियों के बारे में बता रहे कौन कहाँ है, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। और महान हिमालय का जो क्रोड है, मतलब जो ग्रेट हिमालय है उसका जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। और यह श्रृंखला हमेशा जो है बर्फ से ढकी रहती है। तो ग्रेट हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है और जो हमेशा बर्फ की श्रृंखलाओं से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है सतत वाहिनी होती हैं, क्योंकि ये वर्ष भर इसमें ये बर्फ से ढकी रहती है और यहाँ से बहुत सी हिमानियां निकलती हैं। और इन हिमानियों से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो सतत वाहिनी होती हैं, मतलब इसमें हमेशा जल का प्रवाह बना रहता है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। मतलब ट्रांस हिमालय ये हो गया,
महान हिमालय ये हो गया। अब इसके बाद जो तीसरी श्रृंखला है वो कौन सी, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ये तीसरा वाला जो है तो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक के बीच होती है इसकी ऊंचाई। और जो ग्रेट हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 6000 मीटर तक होती है। तो इसकी चर्चा तो मैंने पीछे कर ही दी है। और 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई कितनी है, तो 60 से 80 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई होती है। किसकी, तो जो तीसरा जो लेयर है लघु हिमालय या मध्य हिमालय की। और मध्य हिमालय में ही पीर पंजाल श्रृंखला पाई जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो किस हिमालय में पाई जाती है, तो मध्य हिमालय में है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियां, ये सब कहाँ है, तो ये सब जो है मध्य हिमालय में है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को जो है शिवालिक कहा जाता है, मतलब सबसे नीचे वाली लेयर। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 10 से 50 किलोमीटर होती है। तथा ऊंचाई इसकी कितनी, तो 900 से 11,000 मीटर के बीच है। तो जो शिवालिक हिमालय है इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 मीटर के बीच हो है। और जो ऊंचाई होती है वो होती है 900 से 1100 मीटर के बीच। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भाभर कहा जाता है। तो भाभर, खादर, तराई, इसके बारे में आगे चल करके मैं और डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए भाभर शब्द यहाँ जान लीजिए कि भाभर किसे कहते हैं, तो जो हिमालय के गिरपद में जो स्थित जो क्षेत्र है उसी को कहते हैं। और इसका विस्तार अगर देखेंगे तो पश्चिम में जो सिंधु नदी है और पूर्व में तिस्ता नदी तक पूरा एक पट्टी के रूप में ये विस्तृत है। ये सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर, देखिए ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला। तो ये जो है भाभर जो क्षेत्र है, यहाँ आप किसी अन्य का प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये बजरी और कंकड़ से निर्मित है। और इसकी जो चौड़ाई होती है 8 से 10 किलोमीटर। और अगर इसका आप विस्तार देखेंगे तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में तिस्ता नदी तक इसको आप देखेंगे एक पट्टी के समान। कंकड़ और बजरी की सघनता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है। मतलब ये इसी में पूरी नदी बहती है, मतलब लेकिन चूंकि इतना ये मतलब विस्तृत होते हैं कि नदी ही जो है वो गायब सी हो जाती है भाभर क्षेत्र में। और धरातल पर केवल सूखी घाटी दिखाई पड़ती है। भाभर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। तो मतलब वही है कि तिस्ता वाले क्षेत्र में अगर भाभर की चौड़ाई आप देखेंगे तो वो कम होगी, और जैसे ही आप सिंधु नदी की तरफ जाएंगे तो भाभर की चौड़ाई जो है वो ज्यादा होगी। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। भाभर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर, मतलब जैसे ये शिवालिक हुआ, ऐसे समझिए कि ये शिवालिक वाला क्षेत्र हो गया, सबसे हिमालय का सबसे निचला जो लेयर है। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो है 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी वाला ये जो गिरिपद है शिवालिक के नीचे जस्ट, ये भाभर हो गया। और इसी से जो नीचे, अब ये भाभर से नीचे जो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी जो दलदली क्षेत्र है, ये क्या हो गया, तो ये तराई क्षेत्र हो गया। जो तराई जो बेल्ट है तो ये हो गया। तो भाभर के बाद जो है वो तराई आता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और ये 15 से 30 किलोमीटर जो है चौड़ी दलदली भाग होता है। और ये यहाँ से कुछ फसलों का जो है प्रोडक्शन होता है, जैसे चावल का प्रोडक्शन कर सकते हैं यहाँ से। फिर अब देखेंगे कि पामीर की गांठ, जो तिब्बत में पामीर का पठार है, तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पामीर की गांठ है तिब्बत में वो कहाँ है, तो ट्रांस हिमालय में। और तिब्बत में जो हिमालय है बेसिकली वाकई में वो जो पीछे वाला जो क्षेत्र है वो ट्रांस हिमालय से ही जुड़ा हुआ है, जो सबसे प्राचीन है। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं वो किस हिमालय का पार्ट है, तो 4 पार्ट में हिमालय बटा हुआ है। तो सबसे आउटर, मतलब जो सबसे प्राचीन और सबसे पहला है उसी के ये पार्ट है। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय की हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत जो है
वो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप लोग कैलाश की यात्रा करते हैं, जो भगवान शिव का स्थान माना जाता है, तो वो भी जब हिमालय का सबसे पहला उत्थान हुआ था, तो उसी समय जो है कैलाश पर्वत का भी निर्माण हुआ था, तो वो भी ट्रांस हिमालय से संबंधित है। इसी तरीके से पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल और कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो जो सतलज और काली जो नदी है, इसके बीच का जो हिमालय है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से काली और तिस्ता नदियों के बीच का हिमालय जो है वो नेपाल हिमालय के बीच होता है। तो आप देखेंगे कि जो काली नदी जो नेपाल में बहती है और जो तिस्ता नदी है, तो इसके बीच का जो पूरा हिमालय का भाग है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तिस्ता और दिहांग नदियां के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो ये तो मैंने पीछे बताया ही है। और पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नगा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां इसमें शामिल हैं। तो पटकाई, नगा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां जो है वो पूर्वी हिमालय के पार्ट हैं। और भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव करते। तो जो रूस में साइबेरिया, वहाँ बहुत प्रचंड मात्रा में शीत लहर जो चलती है, तो उसकी वो भारत में नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है एक चट्टान की तरह अवरोध के समान है। तो ऐसे में जो हिमालय की अवस्थिति है, तो वो जो साइबेरिया से आने वाली जो शीत हवाएं हैं उनसे तो हमारी रक्षा ही करती है। साथ ही साथ जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, तो उसको भी मतलब जो है रोक करके प्रचुर मात्रा में जो है वर्षा कराती हैं। और तीसरा जो है, सामरिक दृष्टि से भी हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्योंकि हिमालय के इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, तो ऐसे में इसको पार करके आना, मतलब भारत पे आक्रमण करना, ये बहुत बड़ी चुनौती हो अभी है। और एंशियंट काल से जो है हम इससे बचे रहे हैं। तो ये सारी उपलब्धियां हमारे लिए कौन मैनेज कर रहा है? तो वो हिमालय कर रहा है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मिट्टी मृदा से जो वंचित होता, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। मतलब जो सिंधु गंगा यमुना का जो दोआब बना है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारी जो क्षेत्र जो बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, तो जो उत्तरी जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वो भी हिमालय द्वारा जो बहने वाली नदियां हैं उन्हीं के निक्षेपों के द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसे में अगर हिमालय नहीं होता तो नदियां नहीं बहती, तो ऐसे में इतना उपजाऊ भूभाग का निर्माण नहीं हो पाता। और फिर मानसून के बारे में तो मैंने चर्चा करी दी। तो इतनी बड़ी उपयोगिता है हिमालय पर्वत का हमारे जीवन में। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाले सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। फिर इसी में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 9.02 किलोमीटर लंबी जो अटल टनल है, हिमालय के पूर्वी मतलब पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। और यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जो है जोड़ती हैं। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है, इसी में जो है अटल टनल है। और ये जो है किससे जोड़ती हैं, किसको? तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती हैं। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक बार तो यही पूछ लिया था कि जो अटल टनल है वो कितना लंबा है, तो 9.02 किलोमीटर, मतलब ये PYQ है, पीछे का आया हुआ प्रश्न है। अब आते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां। आपने उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों की चर्चा कर ली, अब दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। तो भारत के वृहद क्षेत्रफल पर प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो जो हमारा दक्षिण का जो पठार है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ मेज की आकृति सदृश दिखता है। और प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना जो है भूमि के अपक्षय और अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। और इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार जो है वो पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जो है
वो जाना जाता है। जो विंध्य श्रृंखला है, तो विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिमी में अरावली से घिरी हुई है। तो आप इसको भी ध्यान देंगे, और थोड़ा सा अगर आप चीजों को मैथ से रिलेट करके देखेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा सहज हो जाएंगी। अरावली श्रेणी जो है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 जो है किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। तो आप ये जानिए कि जो अरावली रेंज का जो विस्तार है तो वो कहाँ से है, करीब करीब 800 किलोमीटर के क्षेत्र में ये विस्तृत है, लंबाई में एक पट्टी के समान। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो गुजरात के पालनपुर से। तो गुजरात में एक जगह है पालनपुर से शुरू होकर के राजस्थान में आती है, फिर राजस्थान से हरियाणा में आती है और दिल्ली। तो मतलब अरावली का विस्तार जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और दिल्ली का जो रायसीना हिल्स है वो अरावली का ही पार्ट है, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो राष्ट्रपति भवन पे आप जब जाइएगा तो देखिएगा थोड़ा सा ऐसे ऊंचाई पे होगा, तो वो अरावली का ही जो मतलब घर्षित रूप है, उसी पे दिल्ली के रायसीना हिल्स है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अरावली का विस्तार 4 राज्यों में है, 800 किलोमीटर लंबे में है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है, राजस्थान में आता है, हरियाणा में आता है, दिल्ली में आता है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब यह भारत का तो सबसे प्राचीनतम है और विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में इसकी गणना है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो जो अरावली है इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी जो है वो ऊंचाई है। और आपको बताना है कि ये गुरु शिखर जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत वही कि जो अब अपने क्षरण की दिशा में है, मतलब अब वो धीरे धीरे अपने जो हाइट को वो खो रहा है अपर्दन और क्षरण के द्वारा। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। जैसे विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, ये सब कैसे पर्वत हैं, तो ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। सतपुड़ा श्रेणी आप देखते हैं, तो अरावली के बाद जो महत्वपूर्ण एक पर्वत श्रेणी होती है सतपुड़ा, तो दक्कन पठार का भाग है। और इसका विस्तार कहाँ है, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में। तो जो सतपुड़ा श्रेणियां फैली हुई है तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में है। और इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सतपुड़ा जो रेंज है, पहली बात तो ये जानिए कहाँ कहाँ विस्तार है। तो सतपुड़ा रेंज का जो विस्तार है वो गुजरात में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और इसका जो उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिणी भाग में अगर आप देखें तो ताप्ती नदी जो है वो बहती है। धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह पंचमढ़ी में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सतपुड़ा जैसे अरावली की जो है गुरु पर्वत जो है वो शिखर सबसे ऊंचा है, ऐसे ही सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो धूपगढ़ चोटी है और यह पंचमढ़ी में स्थित है। अब पंचमढ़ी बताइए ये कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जो कहें कमेंट करने के लिए उसको तो जरूर से आप कमेंट करें। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो पश्चिमी घाट है इसी को क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री कहा जाता है। और पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1200 मीटर है। और पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केरल में स्थित है। और केरल में क्या है, तो अनाईमुडी है इसका नाम है। और कितनी ऊंची है, तो 2695 मीटर है। ये डाटा भी याद रखिएगा क्योंकि आयोग जो है वो उसको बड़ा फैक्ट अच्छा लगता है, तो ऐसे फैक्ट दे देगा। तो कुछ कुछ फैक्ट देख लीजिए, क्योंकि अगर फैक्ट आएगा और आप एकदम से नहीं कर पाएंगे तब भी आपके लिए समस्या है। तो थोड़ा सा फैक्ट की तरफ भी ध्यान देना होगा। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो मतलब जो ये पश्चिमी घाट ऐसे है तो इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है ये उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा क्या है, तो इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है। और एक बार तो यही से प्रश्न कमीशन के द्वारा बनाया गया था। पश्चिमी घाट का विस्तार अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर के
तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। तो जो पश्चिमी घाट का जो विस्तार आप है तो गुजरात से लेकर के नीचे तमिलनाडु तक है। लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर तक है। और इसका ये भ्रंशोत्थ ब्लॉक पर्वत है। तो ये जो पश्चिमी घाट जो है ये कैसा पर्वत है? तो बेसिकली ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो तीव्र और खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल जो इसका है वो कैसा है? तो वो मंद है और सीढ़ी नुमा है। नल्ला मलाई जो पहाड़ियां हैं वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। और इन पहाड़ियों से तो आपका सामना कई बार पड़ता होगा, अन्नामलाई, नल्ला मलाई, नीलगिरी, जवादी, सेवराय, कार्डमम। तो अभी इसको हम आपको आगे चल के डिटेल से दिखा दे रहे हैं, फिर कभी आप जो है कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। तो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है कौन? नल्ला मलाई पहाड़ी। और ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नल्ला मलाई जो पहाड़ी है वो किस नदी के मध्य है? तो कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य, क्योंकि अभी तक ये प्रश्न में नहीं पूछा गया है और आयोग अब प्रश्न बनाएगा। तो देखिए उसको पता है कि नल्ला मलाई पहाड़ी की अवस्थिति को लेकर के बच्चे जान गए हैं कि उनको पता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, लेकिन अब पूछ लेगा कि किन नदियों के बीच में? तो कृष्णा और पेन्नार याद रखिए, अगला प्रश्न यहां से बनना तय है। जवादी पहाड़ियां जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित है। तो जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मैप में आप देखेंगे तो वहां कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। दोद्दा बेटा जो है जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। तो जो नीलगिरी पहाड़ी है जो पश्चिमी और पूर्वी घाट के सम्मिलन पे स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोद्दा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट तो 2637 मीटर है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध टोडा जनजाति यही निवास करती है। तो दक्षिण भारत की जो टोडा जनजाति है बेसिकली तमिलनाडु में रहती है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में ही निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियां जो है केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। तो देखिए उधर आपने नल्ला मलाई को पढ़ा, नल्ला मलाई कहाँ है? तो देखिए नल्ला और अन्ना में कंफ्यूज मत होइएगा। नल्ला जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चीजें उसकी हैं, और जो अन्ना मलाई है तो ये कहाँ है? तो केरल और तमिलनाडु में ये की राज्य की सीमा पर अवस्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अन्ना मलाई की जो सर्वोच्च चोटी है कौन सी है? तो ये है अनाई मुडी। नीलगिरी पर्वतमाला जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। तो जो ये नीलगिरी पर्वतमाला है ये बेसिकली कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों में विस्तृत है। और यह एक पर्वत ग्रंथि है नीलगिरी जो है। और कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जो है वो अवस्थित है। तो कार्डमम पहाड़ियां, तो सबसे नीचे आप देखेंगे तो कार्डमम पहाड़ियां आपको दिखेंगी, जिसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। तो इलायची पहाड़ी किसे कहते हैं? कार्डमम की। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इलायची है जो हम लोग चाय में डाल करके पीते हैं या मसाले में उपयोग करते हैं, तो सबसे बेहतरीन जो इलायची है वो यहीं से प्राप्त होती है। फिर अगला एक पहाड़ी है सेवराय की पहाड़ियां, तो तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। और ये पहाड़ी जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो जो सेवराय पहाड़ी है ये तमिलनाडु के सलेम में है और ये पूर्वी घाट में अवस्थित है, न कि पश्चिमी घाट में। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड, जो तमिलनाडु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है यारकाड, तो ये कहाँ है? तो ये इन्हीं सेवराय की पहाड़ियों पर है। अब अगला आप देखेंगे कि महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा की ही विस्तार है, क्योंकि सतपुड़ा तो आपने देखा है कि किस तरीके से वो गुजरात से होते हुए फिर आता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, तो महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो वही आप यहाँ बता रहे हैं। और कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। तो बिहार के बच्चे जानेंगे कि जो कैमूर की जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश से होकर के बिहार के सासाराम तक इसका भूभाग फैला हुआ है।
और गढ़जात की पहाड़ियां कहाँ है? तो गढ़जात की पहाड़ियां जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहां गोंड जनजाति निवास करती है। तो गढ़जात की पहाड़ियों में गोंड जनजाति निवास करती है, उड़ीसा में है। और अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है। तो अजंता श्रेणी का विस्तार केवल एकमात्र राज्य महाराष्ट्र में है इनका विस्तार, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। रामगिरी की पहाड़ियां जो है तेलंगाना में स्थित हैं, और यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रामगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? तो तेलंगाना में, और ये पूर्वी घाट या महेंद्रगिरी जो पर्वत है उसका ये पार्ट है रामगिरी की पहाड़ियां। और मैकाल श्रेणी जो है सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। तो सतपुड़ा का ही जो पूर्वी भाग है वो मैकाल श्रेणी है, और जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और थोड़ा सा साथ साथ मैं पहले भी कहा हूं कि इधर 3-4 क्लास जो है चूंकि मैप से बने रहिएगा, तो जो हम पढ़ा रहे हैं उससे एक बार अगर आप लिंक स्थापित कर लेंगे तो विश्वास मानिए कभी भी आप जो है यहाँ से कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहेंगे। और अगर मैप की सहायता से चीजों को नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इस पीटी में आप इससे जो है फायदा ले लें, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। तो एक बार ऐसा पढ़िए कि वो कंक्रीट की तरह आपका तैयार हो जाए, बस मैप को जो है साथ में देख लीजिए। और 2 मिनट लगेगा, एक्स्ट्रा 2 ही मिनट आपका जाएगा। अब आप देखिए कि निम्न पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो पहाड़ियां हैं दे देगा और कहेगा कि इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाइए, तो सबसे उत्तर में कौन है, उसके बाद न्यूनतम सबसे दक्षिण में कौन है। तो नल्ला मलाई की पहाड़ी मैंने पीछे बताया है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। फिर इसके बाद आती है जवादी की पहाड़ी, तमिलनाडु में है। और इसके बाद कौन आता है? तो नीलगिरी, ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर है। और नीलगिरी के बाद फिर अन्नामलाई पहाड़ी आती है, केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। और अन्नामलाई की फिर जो दक्षिण में कौन सी है? तो सेवराय की पहाड़ी है, तमिलनाडु में है। और फिर सबसे नीचे कौन सी पहाड़ी है? कार्डमम की पहाड़ी है, जो केरल और तमिलनाडु में है। और इसी को इलायची पहाड़ी कहते हैं। तो एकदम इसको जो है नोट कर लीजिए। आप अगर पीवाईक्यू जेएन में, वो कई बार आपने देखा होगा यहाँ से प्रश्न जो है पूछा गया है। नल्लामलाई सबसे ऊपर, उसके बाद जवादी, फिर नीलगिरी, अन्नामलाई, फिर सेवराय, और सबसे नीचे कौन सी है? तो कार्डमम की पहाड़ी है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम। तो पश्चिम इधर है, तो पश्चिम में सबसे पहले सतपुड़ा है, उसके बाद महादेव है, महादेव के बाद मैकाल है, मैकाल के बाद छोटा नागपुर है। एकदम स्क्रीनशॉट ले ली। ये भी पूछा गया है कि पश्चिम में कौन है और सबसे पूर्व में कौन है। फिर थोड़ा सा महत्वपूर्ण कुछ पहाड़ियां उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गारो की जो पहाड़ी है वो मेघालय राज्य में है। मिरी की जो पहाड़ी है वो अरुणाचल प्रदेश में है। डालमा की जो पहाड़ी है झारखंड में है। सारामती की पहाड़ी कहाँ है? तो नागालैंड में है, बहुत महत्वपूर्ण है। बटेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर में है। मतलब बिहार का जो पूर्वी बिहार है, भागलपुर तो उसी रेंज में है, तो पूर्वी बिहार में जो है वो बटेश्वर की पहाड़ी है। चिन श्रृंखला कहाँ है? तो जो चिन श्रृंखला है वो मणिपुर में है। घोसी की पहाड़ी कहाँ? तो हरियाणा मेहरगढ़ में है। सॉरी, मेहरगढ़ नहीं होगा, हरियाणा में है। और गढ़जात की पहाड़ी कहाँ है? तो उड़ीसा में। और मांडो पहाड़ी कहाँ? तो मांडो की पहाड़ी जो है वो गुजरात में है। एकदम स्क्रीनशॉट ले लिए। कई बार तो आयोग ने यही किया है कि इन पहाड़ियों को दे दिया है और इसमें कोई एक जो है वो सुमेलित नहीं रहेगा, या आपको 4 पहाड़ियों को दे देगा, कह दीजिएगा सुमेलित करिए। तो ये कई बार रिपीट होते हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा तो आपको तैयार भी होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं पर्वत चोटियों के बारे में। तो आपने तो देखा ही कि हिमालय में तो एक माउंट एवरेस्ट की मैंने चर्चा करी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय के किस रेंज में है। मतलब बने उसका 4 वर्गीकरण किया था ना, कि एक तो ट्रांस हिमालय है, फिर एक ग्रेट हिमालय है, फिर एक मध्य हिमालय है, फिर एक शिवालिक हिमालय। तो जल्दी से बताइए कि जो एवरेस्ट पर्वत है वो हिमालय के किस पार्ट में है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा नेपाल में अवस्थित है। बछेंद्री पाल प्रथम महिला, भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता मिली थी। तो बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ा था। और फिर इसके बाद एक महिला रही हैं संतोष यादव, इन्होंने भी जो है एवरेस्ट पे चढ़ाई की। और अब तो बहुत लोग चढ़ चुके हैं एवरेस्ट पे। हमारे एक फ्रेंड है, उनके भैया और अभी इस समय आजमगढ़ के डीएम है, तो उन्होंने भी जो है एवरेस्ट पे चढ़ा था, मिस्टर रविंद्र कुमार जी हैं। तो अब तो खैर बहुत लोग चढ़ रहे हैं।
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन जो है या K2 है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब विश्व का एवरेस्ट है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कहाँ है? तो गाडविन ऑस्टिन या इसी को K2 कहा जाता है। और यह पर्वत शिखर कहाँ है? तो कराकोरम श्रेणी पर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कराकोरम श्रेणी का जो K2 है वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है कराकोरम या K2 की? तो 8,611 मीटर है। K2 जो है पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है, मतलब अभी जो हमारा भूभाग, जो हमारे कश्मीर का कुछ भाग पाक अधिकृत है, मतलब पाक ने उस पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं, तो वहीं जो हमारा जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है हमारे देश की K2 वहीं अवस्थित है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में स्थित है। तो भारत की K2 के बाद कौन है? कंचनजंगा है। देखिए क्रम से याद रखिए, सबसे पहला भारत का K2 जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, और दूसरा जो है वो कंचनजंगा है, सिक्किम राज्य में है। और कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। तो K2 की कितनी है? 8611 मीटर, और इसकी 8598 मीटर। मतलब अगर देखा जाए तो 2 इधर और 11 इधर, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ ही जो है मीटर का अंतर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल में भी जो है वो शामिल किया गया। तो ये टाइम याद रखिएगा। और कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको किस सांस्कृतिक धरोहर स्थल में शामिल किया? तो मिश्रित स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो नंगा पर्वत है। तो K2, फिर कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत, और फिर जो चौथी सर्वोच्च चोटी है वो नंदा देवी है। इनकी जो ऊंचाई है 7,816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में जो है इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसे मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है, किसे? कंचनजंगा को। और जो नंदा देवी, इन्हें प्राकृतिक श्रेणी में वर्ष 1988 में ही जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, विरासत सूची में। और क्रम अगर देखेंगे तो सबसे पहला भारत का K2 है। K2 के बाद कौन सा है? तो K2 के बाद कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बाद नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत के बाद नंदा पर्वत है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर, और यह राजस्थान के सिरोही जिले में। मैंने आपसे होमवर्क के लिए भी कहा था, ये राजस्थान के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। और कामित तथा त्रिशूल जो पर्वत शिखर है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। आबू जो माउंट आबू है अरावली पर्वत का भाग है। और ऊटक मंडल जो है वो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। साथ ही साथ दक्षिण भारत का जो कोडाईकनाल है वो तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पालनी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में, और यही जो है वो कोडाईकनाल जो है वो स्थित है तमिलनाडु का। अब आते हैं थोड़ा सा घाटियों की चर्चा कर लेते हैं। तो हिमालय जो है वो समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां, और आप देखेंगे तो जो कांगड़ा और कुल्लू घाटियां कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप है। मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप है। आदि अनेक घाटियों द्वारा जो है क्या होता है? प्रतिच्छेदित किया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर एवं पीन पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग खूब जो कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं तो कुल्लू घाटी किनके बीच अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पहले तो इसको तो जानते ही होंगे, ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। इसी तरीके से जो नेलांग घाटी है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी कहाँ है? भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मुरखा घाटी कहाँ है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। कई बार पूछा गया है। मरखा घाटी जो है वो लद्दाख में है। नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जुकू घाटी है। तो जो नागालैंड का जुकू घाटी है उसके पीछे कौन सा पर्वत है? तो जफू पर्वत है। सांगला जो घाटी है वो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। और युथांग घाटी गंगटोक मतलब सिक्किम की राजधानी जो है से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह रोडोडेंड्रॉन या अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है।
तो जो युथांग घाटी है ये सिक्किम में है और ये रोडोडेंड्रॉन और अन्य जो महत्वपूर्ण वनस्पतियां हैं इससे ये पूरी तरीके से आच्छादित है और इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो शांत घाटी या मौन घाटी कहाँ है? तो केरल के पलक्कड़ जिले में, और जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं उस पर अवस्थित है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन था वहीं तक था और मुझे बहुत भरोसा है कि यहाँ से आपकी चीजें बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन हो रही होंगी, कुछ नए फैक्ट्स भी आपको मिल रहे होंगे। और इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी। अभी तक आप लोगों ने अगर इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, एक तो हमारा टेलीग्राम है और दूसरा हमारे 2 यूट्यूब के चैनल है। एक हमारा जो है समृद्धि आईएएस का, जिससे अभी हम आप रूबरू हो, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें। और सबसे अंतिम में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।